बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। दोस्तों, हमारे शरीर में दौड़ता रक्त कितना जरूरी है ये तो आप सभी जानते हैं। अगर ये कहें कि रक्त पूरे मानव स्वास्थ्य की धुरी है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे रक्त में कोई विकार हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य भी बाधित हो जाता है ना। लेकिन रक्त से रिलेटेड जब कुछ बीमारियां बच्चों को हम ही से मिल जाए तो क्या हो? क्या हमारे रक्त में कोई खामी है, कोई कमी है? जी हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। एक ऐसी ही बीमारी है थैलेसीमिया। बता दें कि बीमारी के बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को पता है। चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में थैलेसीमिया मेजर बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है। आपको बता दें कि आमतौर पर शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र करीब 120 दिनों की होती है, लेकिन जब ये घटकर मात्र 20 दिन ही रह जाती है तो थैलेसीमिया होने का खतरा रहता है। हालांकि इसका इलाज है, लेकिन बहुत महंगा, सबके बस की बात नहीं है। आज हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये बीमारी क्या है, इसका खतरा किसे रहता है। तो आज हमारे कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विरासत से उपजी बीमारी थैलेसीमिया, कारण, लक्षण और जागरूकता। आज के कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि ये रोग ना हो और बच्चे में पहुंचने से रोका जा सके, और अगर किसी को थैलेसीमिया हो गया है तो उसके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपके किसी अपने को थैलेसीमिया से जुड़ी समस्या है या आप मां बनने की तैयारी कर रही हैं, कुछ जानना या पूछना चाहती हैं तो हमें फोन कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है, बस बातचीत के दौरान आप टीवी सेट की आवाज बंद रखिएगा और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा। समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के दो बड़े विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी यानी कि रुधिर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार। आपसे हम समझेंगे कि इस ब्लड डिसऑर्डर के लक्षण और कारण क्या है और इसका खतरा किसे रहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं ब्लड एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर सरिता रानी जायसवाल, नमस्कार। जो खास तौर पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर प्रकाश डालेंगी। बोन मैरो क्या होता है, कब किया जाता है, ये सब हम आपसे समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए देखते हैं थैलेसीमिया पर एक विशेष रिपोर्ट। कहते हैं खून के रिश्ते बोलते हैं और माता पिता का ब्लड ग्रुप शिशु का ब्लड ग्रुप तय करता है, लेकिन खून के ही रिश्तों से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है थैलेसीमिया की। गौरतलब है कि मां के खून से शिशु के खून का संपर्क प्रसव के दौरान होता है। इसलिए यदि बात करें थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया एक प्रकार का रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चे में आता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन्स होते हैं। शिशु को इसी जीन्स का एक भाग मां से और एक पिता से मिलता है। यदि बच्चे को दोनों के जीन्स ठीक मिलते हैं तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है, और यदि माता या पिता दोनों में से किसी एक को माइनर थैलेसीमिया है भी, तो भी बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने की कोई संभावना नहीं होती। ऐसा रोगी सामान्य जीवन जीता है और उसे
कभी भी इस बात का आभास नहीं होता कि उसके खून में कोई दोष है। लेकिन यदि पति पत्नी दोनों ही थैलीसीमिया माइनर से ग्रसित हों तो उनसे होने वाली संतान को थैलीसीमिया मेजर होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में रोगी का जीवन असामान्य हो जाता है और ग्रसित बच्चे को इसी तरह यातना भरी जिंदगी से गुजरना पड़ता है। मरीज को डिस्पेरल नामक इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसे पूरा होने में 7 घंटे लगते हैं। साथ ही हर 3 सप्ताह में 1 बोतल खून देना भी जरूरी हो जाता है, जो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। भारत में हर वर्ष 7 से 10 हजार बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित पैदा होते हैं। यह रोग न केवल रोगी के लिए कष्टदायक होता है बल्कि संपूर्ण परिवार के लिए कष्टों का सिलसिला लिए रहता है। इस रोग में शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। बता दें कि सामान्य रूप से जहां शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल खून की उम्र करीब 120 दिनों की होती है, लेकिन थैलीसीमिया के कारण इनकी उम्र सिमटकर मात्र 20 दिन के ही रह जाते हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि गर्भ में बच्चा ठहर जाने पर बच्चे के अंदर उचित मात्रा में यदि हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचता तो बच्चा थैलीसीमिया का शिकार हो सकता है। लेकिन गर्भस्थ शिशु के रक्त परीक्षण से यह जाना जा सकता है कि बच्चा मेजर है या माइनर। हालांकि थैलीसीमिया माइनर के कोई खास लक्षण तो नजर नहीं आते। हाँ, कुछ रोगियों में रक्त की कमी या एनीमिया हो सकता है, लेकिन थैलीसीमिया मेजर की स्थिति जन्म के 3 महीने बाद दिखने लगती है। जैसे बच्चों के नाखून और जीभ के पीला पड़ जाने से पीलिया यानी जॉन्डिस का भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चे के जबड़े और गालों में असमानता आ जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और खून की कमी के साथ शरीर में आयरन की मात्रा भी घट जाती है। इससे शरीर की हड्डियों पर भी असर पड़ता है। बोन मैरो में डिसफंक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है, बॉडी पार्ट्स डीएक्टिव हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसलिए जरूरी है शादी से पहले पति पत्नी के खून की जांच कराकर होने वाले बच्चे को इस अनुवांशिक रोग से बचाया जाए। आप भी इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बीमारी को रोक सकें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि शादी से पहले कुंडली मिलवाने से भी ज्यादा जरूरी है कि पति पत्नी के खून की जांच हो ताकि भविष्य में उनके संतान को जीवन भर के इस दर्द से बचाया जा सके। बहरहाल, आइए थैलेसीमिया के बारे में जानकारी लेते हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर विजय, सबसे पहले आपसे ही हम समझना चाहेंगे कि थैलेसीमिया जो बीमारी है ये किस प्रकार की बीमारी है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। नमस्कार किसान भाई, फिर से मैं आपके बीच हूँ। और ये थैलेसीमिया जो बीमारी है, जैसा इन्होंने पूछा है, ये बहुत ही आवश्यक है ये जानना कि थैलेसीमिया होता क्या है। जी। तो ये आप समझ लें कि जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसे हीमोग्लोबिन ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और यदि यही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो जाए तो जाहिर सी बात है ये जो ऑक्सीजन का ले जाना है या प्रवाह है वो कम हो जाएगा। तो थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि इसका निर्माण कम हो रहा है, और इसी वजह से ये बीमारी आगे बढ़ती है। और लेकिन इसके जैसे आपने बताया, कैप्सूल में भी दिखा है कि ये अलग अलग किस्म के होते हैं और इसमें भिन्नता होती है इसके लक्षणों में भी, जो हम लोग फिर आगे देखेंगे। लेकिन ये बीमारी, ये आप याद रखें कि ये सबसे इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी जो मुख्यता यही है कि ऑक्सीजन को ले जाने वाली हीमोग्लोबिन कम हो जाती है इसमें। जी डॉक्टर सरिता, जानना चाहेंगे आपसे कि ये थैलेसीमिया जो है इसकी वजह क्या हो सकती है। आनुवांशिक बीमारी से कहा जाता है, तो आनुवांशिक रक्त विकार की जब हम बात करते हैं तो और भी क्या कई तरह के रक्त विकार हो सकते हैं? जी बिल्कुल,
रक्त विकार आनुवंशिक की जहाँ बात की जाए तो इनके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आज प्रमुखतः जो अफेक्टेड होते हैं ज़्यादा उसी की बात करेंगे। इसमें जो हमारा रक्त का खून होता है ये प्राइमरली अफेक्टेड होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल कहते हैं। उसके अलावा भी सेल अफेक्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी जो पानी होती है या प्लाज्मा जिसे बोलते हैं खून में, उसमें कुछ प्रोटीन होती है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। वो भी आप सुने होंगे, हीमोफीलिया जैसे फैक्टर, कोगुलेशन फैक्टर्स के डिफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी एक ग्रुप होता है जिसमें बोन मैरो काम भी नहीं करता है, जिससे बोन मैरो फेलियर में कुछ बीमारियां आती है। जहाँ तक थैलेसीमिया है ये प्रचुर मात्रा में हमारे देशों में पाया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों इसे एक आनुवांशिक रक्त विकार कहा जाता है, और साथ ही रिपोर्ट में हमने थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर का भी जिक्र सुना। तो क्या होता है ये थैलेसीमिया मेजर और माइनर? ये किसान भाइयों को मैं ये बता दूं कि इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें कि हमारे माता और पिता से अलग अलग दो, जिसको इन्होंने जीन कहा, कैप्सूल में आपने सुना होगा, ये आनुवांशिक तत्व हैं जिसको हम जीन या डीएनए कहते हैं। तो ये जो दो जीन हैं, यदि एक उनमें से दोष हो जिसमें जो बच्चे में आ रहा है, तो उस परिस्थिति में एक ही जीन है जो काम कर रहा है और वो जो हमारे लिए हीमोग्लोबिन बना रहा है, उस अवस्था को हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। और ये मान लीजिए दोनों ही जो आनुवंशिक तत्व जीन हैं और जो माता और पिता दोनों के ही जो बच्चों में आ रहे हैं, दोनों में समस्या आ गई, दोनों में दोष पाया गया, उस अवस्था को हम थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिएट भी एक हम लोग भाषा में कहते हैं, जब लक्षण थोड़ा कम हो। तो ये माइनर से ज़्यादा इसको इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेजर, क्योंकि इसके लक्षण होते हैं ज़्यादा सीवियर होते हैं। जी बिल्कुल। तो लक्षणों के बारे में भी और विस्तार से जानेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो नंदस्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है? गिरामीण क्षेत्रों में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से एहतियात अपनाने चाहिए? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर विजय बताएं किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें ऐसा है नंदस्वरूप जी की जो सावधानी की बात है, वैसे हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपके सवाल के उत्तर में मैं इतना जरूर कहूँगा, इसमें सबसे बड़ी सावधानी इसकी जागरूकता है। और जब भी हम इसमें माता और पिता दोनों की, जब जैसे हमने कैप्सूल के शुरू में भी कहा था कि जन्म कुंडली तो हम मिलाते हैं, लेकिन हम कभी भी जो भी जिनकी शादी हो रही है, लड़का हो या लड़की, दोनों को यदि हम उनकी स्वास्थ्य कुंडली भी हम देख लें कि क्या वो थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, क्या उनका एक जब मैंने जैसे बताया आनुवंशिक तत्व डीएनए या जीन जिनको हम कहते हैं, क्या उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई है। यदि हम इस चीज़ का ख्याल रखें और उसको ध्यान में रखते हुए यदि किसी को थैलेसीमिया की माइनर बीमारी है, लड़की को हो या लड़का को, तो उसकी शादी किसी भी अवस्था में ऐसी लड़के या लड़की से ना हो जिन्हें वही बीमारी यानी थैलेसीमिया माइनर है। ये एक बहुत बड़ा एहतियात है जो आप रख सकते हैं। हाँ, उसके बावजूद यदि ये मान लीजिए दोनों ही में फिर भी ये होता है, तो उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा, उसके बाद हम इस बारे में और भी चर्चा करेंगे आगे कि कैसे इसकी रोकथाम हम आगे गर्भावस्था में करेंगे। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार विपिन जी। दो सवाल है जी। पहला सवाल तो ये था कि थैलेसीमिया होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है अनुवांशिक, या फिर और भी किन्हीं कारणों से थैलेसीमिया हो सकता है? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि क्या थैलेसीमिया लगभग HIV जैसा ही होता है, कारण, लक्षण और उपाय? जी डॉक्टर सरिता बताएं। नमस्कार विपिन जी, आपका सवाल बहुत सटीक है। आप जान जाओ कि थैलेसीमिया अनुवांशिक रोग ही है। इसमें माता और पिता या एक या दोनों को जब तक थैलेसीमिया के जीन नहीं रहेंगे वो बच्चों में पाना मुश्किल होती है। और दूसरी बात जहाँ तक है, ये HIV से बहुत डिफरेंट है।
HIV से रिलेट न करें। हाँ, इसमें क्या होता है, जब रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन जब थैलेसीमिया मेजर ग्रुप में होती है और उसमें रिपीटेड यदि ब्लड ट्रांसफ्यूशन बिना जांच के दिया जाता है, सो ऐसे समय में किसी में हमने देखा है HIV होने की संभावना होती है लॉन्ग टर्म जो उनको ब्लड की ट्रांसफ्यूशन होती है। घबराएं नहीं, थैलेसीमिया का प्रॉपर उपचार है या 2 तरह के उपचार होते हैं जो कि हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से सुने आगे। बिल्कुल विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आइए थैलेसीमिया के बारे में कुछ और जानते हैं। इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर विजय बताएं कि किस तरह के लक्षण दिखते हैं थैलेसीमिया से ग्रसित लोगों में। ऐसा है किसान भाई कि जब भी हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो थैलेसीमिया में जो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब आप देखते हो कि जो बच्चा है वो स्कूल जाने में आनाकानी कर रहा हो, वो उसको थकावट महसूस हो रही है या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि वो काम अपना सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो पहली चीज़ दिमाग में आती है कि उसको खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। अब ये ऐसा नहीं है कि थैलेसीमिया होगा, ये बात में दर्शकों को बड़े ध्यान से आप इसको सुने कि जब भी ऐसा हो तो इसको आप ये ना समझे कि थैलेसीमिया है, इसमें खून की कमी है यानी हीमोग्लोबिन की कमी है। तो सबसे पहले जो हम एक एहतियातन जांच जो करते हैं हीमोग्लोबिन को देख लेते हैं और उसके बाद यदि आयरन की कमी है तो उस आयरन कमी को हम पूरा करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक जो जैसे हमने पहले भी ये बात बताई थी कि जब दोनों जीन्स या दोनों आनुवांशिक तत्व में जो आते हैं बच्चों में, दोनों में दोष होता है और थैलेसीमिया मेजर इंटरमीडिया जो बीमारी है, जो ज़्यादा गंभीर बीमारी है, वहाँ ये लक्षण ज़्यादा परिलक्षित होते हैं। बच्चों में पीलिया होता है, बच्चों में आप देखें कि उनके जो हड्डियों की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है सही, उनकी स्प्लीन या जिसको हम तिल्ली कहते हैं वो बढ़ जाता है और बच्चे का जो विकास है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये मेजर वाले लक्षण हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। लबुआ राम जी इस वक्त हमारे साथ हुशियारपुर पंजाब से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी लबुआ राम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम, जो प्रेगनेंसी में जैसे बीपी बढ़ता है जी, क्या बढ़ता है? बीपी, ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। जी अपना सवाल पूरा कीजिए लबुआ राम जी। जैसे मैम ब्लड प्रेगनेंसी में बीपी का ही प्रॉब्लम आता है, तो बीपी में क्या करना चाहिए लेडीज को? और दूसरा अपने ये थैलेसीमिया जो आप बता रहे हैं, इसके स्टार्टिंग में क्या लक्षण होते हैं, थोड़ा बताएंगे? जी डॉक्टर सरिता। जहाँ तक बीपी ब्लड प्रेशर की बात है, उसके बहुत कारण हैं इसको और ये थैलेसीमिया से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि मदर को थैलेसीमिया माइनर है तो उसे बीपी ज़्यादा होगा। जेस्टेशनल बीपी होती है, ये एक अलग कैटेगरी होती है। इसको आप प्रॉपर सलाह लें और ब्लड एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन आते हैं उन्हें लेनी होगी। नाउ थैलेसीमिया जो आती है उनकी जांच कराना पहले ज़रूरी होता है कि पहले बिफोर कंसेप्शन, बिफोर माँ बच्चे को ले यदि फादर और मदर माने दोनों पार्टनर को यदि शंका है तो उन्हें थैलेसीमिया का जांच करानी चाहिए। और यदि माँ गर्भ हो गई है, ऐसे समय में जांच करानी है तो उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है, कोरियोनिक विलाई बायोप्सी है, एमनियोसेंटेसिस है। आप इनकी जांच के लिए आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से सलाह करें। और यदि माता और पिता दोनों में माइनर के ट्रेट हैं तो यह तो मस्ट ही है, यह बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कराएं, क्योंकि 25% चांस है कि बच्चा में थैलेसीमिया गंभीर रूप के हो सकते हैं, जिसे हम थैलेसीमिया मेजर करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें ना हो, 25% चांस है कि उनमें कुछ भी जीन नहीं आए, तो जरूरी है जांच कराएं आप। जी तो डॉक्टर सरिता हमें ये बताएं कि कितने कम उम्र से ही जो थैलेसीमिया है उसके लक्षण नजर आने लग जाते हैं, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में लक्षण तो नहीं नजर आए हैं लेकिन आगे चल के बड़े होने के बाद कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है कि यदि बच्चे को हम ऐसे थैलेसीमिया मैं आप सबको बताऊंगी 3 भाग में हम बांटते हैं। माइनर बोलते हैं जिसमें कि लक्षण बहुत देर से भी आ सकता है या न भी आए, थ्रू आउट लाइफ वो आराम से गुजरेगा। लेकिन इसके विपरीत
सिक्का का दूसरा पहलू में आप जाओ तो जिसे हम थैलेसीमिया मेजर का नाम देते हैं, इसमें बच्चे को 4 से 5 महीने में ही माता पिता यह नोटिस करने लगते हैं कि बच्चा निस्तेज हो गया है। जो बच्चा बिल्कुल खेल रहा था, अच्छे से खा पी रहा था, उसने अब एकदम खाना बंद कर दिया है, एकदम निढाल पड़ा है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। उसे कभी कभी हो सकती है कि इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है। सो ऐसे समय में आप जरूर जाएं, डॉक्टरी सलाह लें और आपके सिंपल टेस्ट करेंगे, CBC जिसे ब्लड टेस्ट बोलते हैं, जिनमें और बहुत ही कोई महंगी टेस्ट नहीं है और कहीं भी होगी। और इस टेस्ट को यदि इसमें देख के ही हेमाटोलॉजिस्ट हैं तो उनकी शंका हो सकती है, और यदि वो कंफर्म करना चाहें तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस टेस्ट को करा लिए और इससे कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। सो बहुत ज़रूरी है माता पिता जाएं, अपनी डॉक्टरी सलाह लें। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप सिंह जी पंजाब से, उनसे बात करते हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम जी, मेरे में ना खून की कमी रहती है जी। हाँ जी, 5-6 ग्राम ही रहता है हमारे में। ठीक है डॉक्टर कुलदीप जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 28 होगी जी। ठीक है डॉक्टर विजय, कुछ पूछना चाहेंगे आप? तो ये जो आपने कुछ जांचें कराई है कुलदीप जी? हाँ जी, कुछ जांच हुई है आपकी, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हीमोग्लोबिन तो आपने बताया? टेस्ट करवाए थे तो भी घट की दे रही। अच्छा, तो उसमें क्या आयरन का भी कुछ आपने कराया है जांच, जैसे सीरम फेरिटिन या कुछ और जांच? वो नहीं कराया और कुछ नहीं कराया। अच्छा, वो नहीं। तो इसमें देखिए ऐसा है, यदि 6-6 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन है और यही कहीं खून का कहीं से भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, आपको जैसे कोई ऐसी शिकायत नहीं है जिसमें खून का कहीं से लॉस हो रहा हो, जैसे किसी को पाइल्स की शिकायत होती है या कोई और भी वजह है जिससे लॉस होता है, तो उस केस में आप सबसे पहले आयरन प्रोफाइल, हम कहते हैं कि आयरन की कमी काफ़ी कॉमन होती है, और वो देख लें। और यदि वो भी नहीं हो उसमें नज़र आ रहा है तो हमें ज़रूर जाना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या आप थैलेसीमिया माइनर के मतलब से ग्रसित हैं कि नहीं। एक चीज़ और जानना चाहूँ, कभी खून लेने की ज़रूरत पड़ी या नहीं आपको? खून चढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी कभी? लगता है संपर्क टूट गया है। यदि माइनर हैं तो उस केस में जैसे डॉक्टर सरिता ने भी बताया कि हम सबसे पहले CBC करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा हम हीमोग्लोबिन HPLC भी करते हैं, जो आजकल हम फर्स्ट लाइन कर रहे हैं इसके लिए, और उसमें हीमोग्लोबिन A2 बढ़ा हुआ आएगा माइनर के केसेस में, और जो मेजर होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन F बढ़ा होता है। ये बहुत ही बड़ा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाता है जैसे ही आता है ये। बिल्कुल। तो खून की जांच जो है कराना वो बेहद ज़रूरी होता है, तभी पता चल पाता है कि थैलेसीमिया है या नहीं है या किस तरह का है। तो कुलदीप जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ यहाँ पे स्वस्थ किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं थैलेसीमिया नामक बीमारी के बारे में। इस विषय के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो थैलेसीमिया है, चूंकि ये आनुवांशिक है, तो जानना चाहेंगे कि क्या माता पिता में से किसी एक को थैलेसीमिया होने से ही बच्चे को ये हो सकता है, या कि दोनों को, माता पिता दोनों को ही थैलेसीमिया होगा तभी बच्चे में आएगा? क्या स्थितियां बनती है, आपसे समझना चाहेंगे।
इसमें ऐसा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपने जो किया है, और किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे पहले भी मैंने बताया था कि 2 जीन होते हैं और एक माता से और पिता से आता है। तो जो ये आनुवंशिक तत्व जिसको जीन मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि उनमें से एक में प्रॉब्लम हो या दोनों में प्रॉब्लम हो, यही देखना है। तो आप ये बड़ा ये आसानी से समझने वाली बात है, यदि एक ही पक्ष माता या पिता में इसका दोष है तो एक ही जीन है जो बच्चे में आएगा जो कि दोषित होगा, जिसमें दोष होगा, जो दूसरा जीन होगा वो दोष रहित होगा, क्योंकि दूसरे पक्ष यानी पिता या माता जो दूसरा पक्ष है उसमें ये जीन नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत घबराने वाली बात एकदम नहीं है। और इसमें जहाँ तक एक ही यदि पक्ष है तो उसमें मैक्सिमम माइनर होगा, उससे ज़्यादा बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है, यदि दोनों पक्ष यानी माता और पिता दोनों ग्रसित हैं थैलेसीमिया माइनर से, तो उस में समस्या आ सकती है और बच्चा मेजर भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार के आनुवंशिक तत्व में खराबी आई है। जी बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों की ईमेल के जरिए भी कुछ सवाल आए हैं, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है राहुल सिंह जी ने वाराणसी से। इनका कहना है कि इनकी 19 वर्ष की बेटी है, उसका वजन कम है और 10 से 5 ग्राम से हेमोग्लोबिन आगे नहीं बढ़ रहा है। इनका ये भी कहना है कि HPLC और आयरन प्रोफाइल जांच करा लिया है, डॉक्टर ने माइनर थैलेसीमिया की आशंका जताई है। तो अब जानना चाहते हैं कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। जी डॉक्टर सरिता, क्या सुझाव रहेगा आपका? ऐसी स्थिति में उनको रेड सेल इंडिसेस बोलते हैं, यानी कि रेड सेल किस तरह की हैं ये जाननी जरूरी है। दूसरी चीज़ है विटामिन B12 की जांच कराएं, फॉलिक एसिड उनको लेनी होगी, ध्यान रखें। और चौथी चीज़ें हैं कि उनकी थैलेसीमिया माइनर होने पर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये 12 स्टैंडर्ड से 2 ग्राम्स कम ही रहेगा और ये उनका स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा। ये इनको लाइफ लॉन्ग, ये जब भी उन्हें कोई भी ज़रूरत पड़े भी कुछ सर्जरी की तो उसे ब्लड दे के ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। किंतु यदि माइनर है तो ये उनको फॉलिक एसिड लेना ही है, हर पूरी लाइफ लॉन्ग लेनी है। इसके अलावा विटामिन B12 कराएं। उसके साथ साथ उनमें जो बताया आयरन की जो कमी होती है फीमेल्स में स्पेशली, उसको जांच करनी बहुत ज़रूरी है। सारे कारण को देखना है और कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं होती है। कभी कभी पेट में अल्सर हो जाते हैं छोटे छोटे, जो भी बहुत कारण है उसके भी, तो वहाँ से ब्लीडिंग तो ना हो, सो दैट की यदि लॉस हो रही है सो उसे भी प्रिवेंट किया जाए। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कन्हैया लाल प्रजापति जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार दादा जी नमस्कार, बताएं। छोटे बच्चे को फलिया की शिकायत क्यों होती है? छोटे बच्चे को जी, आपका सवाल छोटे बच्चों को लेकर है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर विजय। ठीक है। छोटे बच्चों को आप पीलिया की शिकायत बता रहे हैं, आपका सवाल यही है जैसा मैं सुन पाया। तो जी तो ये छोटे बच्चों को पीलिया की जो शिकायत है उसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। उसमें थैलेसीमिया कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को हो, उसमें उस बच्चे के जिसको हम पीलिया कहते हैं उसमें जॉन्डिस के लक्षणों को देखना पड़ेगा। क्या वजह है, क्या वो बच्चे की उम्र जन्मजात उम्र वाला है या उससे बड़ा है, उसके हिसाब से हमें उसकी जांच करनी पड़ती है, उसके लीवर के फंक्शन करने पड़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है थैलेसीमिया जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह है इसमें पीलिया करने की। और बच्चों में खास करके जब थैलेसीमिया मेजर होता है तो इसमें पीलिया बहुत ही बड़ा एक लक्षण है जो बच्चों में पाया जाता है। जी बिल्कुल। कन्हैया लाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब, और डॉक्टर सरिता आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो थैलेसीमिया बीमारी है ये कितनी गंभीर हो सकती है, क्या जानलेवा भी हो सकती है, और आपने बताया कि इसका उपचार जो है वो उपलब्ध है, तो किस तरह का उपचार किया जाता है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। इसके यदि उपचार की बात करें तो ये डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। एक तरफ तो ब्लड देना पड़ती है हर बार, और उसका जो ब्लड ज़्यादा मिलने से आयरन डिपोजिशन हो जाता है, भिन्न भिन्न अंगों में हो जाता है।
तो उनको निकालने के लिए उपचार की ज़रूरत होती है जिसको हम आयरन किलेशन कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन और आयरन किलेशन करा सकते हैं पेरेंट। और जहाँ तक दूसरा जिसको हम क्यूरेटिव ऑप्शन बोलते हैं, जो बिल्कुल सही हो जाने की, वो है ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, और ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांटेशन में ये देखना पड़ता है कि डोनर कौन होगी। तो इसमें हम स्टेम सेल बच्चों में देते हैं जिनका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। चूँकि उनका डिफेक्टिव स्टेम सेल खराब है तो इनको पूरे खून को आपको बदलनी होगी। तो इसको बदलने के लिए हमें डोनर सिलेक्शन करना पड़ता है, डोनर का मिलान करना पड़ता है। और तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच डॉक्टर विजय आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि इस बीमारी का असर हीमोग्लोबिन पर, खून पर पड़ता है, तो इसके और कौन कौन से खतरे होते हैं, हमारे शरीर के और कौन कौन से अंग है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं? इसमें एक चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये बहुत ही बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं समझता हूँ कि यह है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हीमोग्लोबिन ही है जो इसमें प्रभावित होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हीमोग्लोबिन जब भी 12 ग्राम से कम हो पुरुषों में और 11 ग्राम से कम हो गर्भवती महिलाओं में, 13 ग्राम से पुरुषों में, 12 ग्राम महिलाओं में और 11 ग्राम गर्भवती महिलाओं में कम हो तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। इस अवस्था में हीमोग्लोबिन 1 से 2 ग्राम हमेशा अमूमन कम होता है और करीब 8 से 9 ग्राम होता है जो थैलेसीमिया माइनर के मरीजों में होता है। लेकिन जो मेजर होते हैं उनमें, चूँकि ये रेड सेल जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका ये काफ़ी ज़्यादा इसमें विनाश होता है, इसी वजह से उनमें हीमोग्लोबिन काफ़ी लो हो सकता है। और उसके अलावा जैसे आपने बताया, हीमोग्लोबिन कम होने के साथ साथ इसमें पीलिया या फिर हड्डियों के विकास में या अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जैसे थायराइड पे असर, पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर, इन सारी चीज़ों पे असर हो सकता है। ये इनकी भिन्नता इस बात पर निर्भर करती है क्या उनका एक जीन डिफेक्टिव है यानी खराब है या दोष है, या दोनों जीन में दोष है। बिल्कुल। तो थैलेसीमिया अकेले एक बीमारी नहीं आती, बल्कि अपने साथ साथ कई और तरह की समस्याएं भी लेकर आ सकती है, इसलिए जागरूक रहना बेहद ही जरूरी है। आइए कुछ और सवालों को शामिल करते हैं जो हमारे दर्शकों ने ईमेल के जरिए भेजा है। विजय कुमार जी हरदोई से लिखते हैं कि उनकी मम्मी की उम्र 39 वर्ष है और उनका बार बार ब्लड कम हो रहा है, प्लेटलेट्स भी डाउन है, साथ ही इंजेक्शन भी लगवाने होते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर विजय आपका क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? इसका मतलब यह है कि इनका सिर्फ हीमोग्लोबिन ही कम नहीं है, इनके बाकी जो 3 हम लोग तत्व मानते हैं खून के, एक तो हीमोग्लोबिन है, दूसरा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो श्वेत रक्त कणिका है, और तीसरा है प्लेटलेट। तो ये इनमें से 2 इनके कम है जिनको हम बाईसाइटोपिनिया कहते हैं। तो ये जो कमी है ये कोई ज़रूरी नहीं है आप थैलेसीमिया, यहाँ पे थैलेसीमिया अमूमन ये थैलेसीमिया के वजह से प्लेटलेट कम नहीं होता है। तो इस अवस्था में इनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो इनकी एक बेसिक जांच कराएं और कंप्लीट ब्लड काउंट में देख करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये इसमें बड़े आकार के हो गए हैं लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया, जिसमें B12 की कमी हो जाती है। और अमूमन ये जितने भी हमारे वृद्धावस्था के या जेरियाट्रिक एज के लोग हैं उनमें ये पाया जाता है कि B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा यदि हमने B12 को भरपाई कर दी, उनको दे दिया, फिर भी यदि कम हो रहा है तब फिर कुछ और आगे की जांचें करा के हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें खून बनने की जो कमी है वो किसी और वजह से है या बोन मैरो का फंक्शन कम हो गया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने बेसिक जो जांच कराए हैं उसका क्या रिजल्ट या क्या उसका परिणाम है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील दुबे जी उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। सुनील जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी जी बताएं। डॉक्टर नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सुनील जी। जी मैडम, मैं सुनील दुबे आजमगढ़ यूपी से 52 एज मेरी, और मुझे जो है पिछले 2-3 साल से जो है तकरीबन आयरन डिफिशिएंसी बहुत है, 1 ग्राम HP रहता है मेरा। ठीक है, आयरन की कमी हो रही है कुछ सालों से, और क्या उपाय कर रहे हैं? वीकनेस काफी महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी सुनील जी? 53 मैडम। अच्छा ठीक है, डॉक्टर सरिता कुछ और पूछना चाहेंगे?
आयरन जब कमी है उसमें सीरम फेरेटिन आपका लो है। इसके अलावा जो रेड सेल इंडिसेस बोलते हैं, डॉक्टर ने देख के कुछ बताया है। देखो, आपको समझना होगा कि 3 तरह का है। या तो आयरन आपका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, या तो अब्जॉर्प्शन हो रही है तो फिर वो टूट रहा है ज़्यादा, या कहीं पर हिमोलिसिस हो रही है, आपको आयरन का माने खून का लॉस हो रहा है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, इस एज में पर्टिकुलरली हमने देखा है। एंडोस्कोपी आपको कराना चाहिए और हो सके तो कोलोनोस्कोपी भी कराना चाहिए यदि आगे की शुरुआत की सारे टेस्ट हो चुके हैं तो। जी बिल्कुल सुनील जी, उम्मीद है कि इस सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर विजय आपसे जानना चाहेंगे कि जब महिला गर्भवती होती हैं तो उस दौरान कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड तो लगातार होता ही है, यूरिन कल्चर भी होता है, इसके साथ ही कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो आनुवांशिक बीमारियों के बारे में बताते हैं। तो क्या इस दौरान कोई टेस्ट ऐसा भी हो सकता है जो थैलेसीमिया के बारे में बता दे? ऐसी कोई जांच है? ये मेरे समझ से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो हमारे दर्शक भाई हैं वो इस बात में जानने में अवश्य उनको जानना चाहिए भी कि यदि जैसे हमने बताया कि शादी के पहले पता नहीं लगा, अब गर्भावस्था के पहले भी पता नहीं लगा, तो कहीं कोई गर्भवती हो जाने के बाद महिला का ये पता नहीं है कि क्या हो सकता है बच्चे में, तो उसके लिए हम इसको कहते हैं प्री नेटल टेस्टिंग। तो उसके लिए सबसे जो पहले 3 महीने में 9 महीने के जो पहले 3 महीने होते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो उसमें हम इसमें कोरियोनिक विलस, एक प्लासेंटा जो नॉर्मली क्या करता है, ये खाना देता है नवजात शिशु को, उसको प्लासेंटा कहते हैं, उसके एक पार्ट को हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। उससे एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में ले लेते हैं और उससे हम आनुवंशिक तत्व जो डीएनए है निकाल के और उस पर हम विश्लेषण करते हैं कि क्या है, और उससे हमें पता लग जाता है कि क्या ये बच्चे को प्रॉब्लम है, माइनर होगा या मेजर होगा या नॉर्मल होगा। इसके अलावा मान लीजिए कभी किसी कारणवश वो नहीं हो पाया और डिले हो गया, तो फिर भी हम दूसरे 3 महीने यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी एक जांच होती है जिसको हम कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चा अमूमन जो फ्लोट या तैरता रहता है जिस फ्लूइड में, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसी फ्लूइड के अंदर बच्चे के सेल्स आ जाते हैं। उस सेल के डीएनए को भी हम टेस्ट करके कर सकते हैं। और अंततोगत्वा अभी चिकित्सा विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम सिर्फ माता के खून से भी इन बच्चों के सेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं बगैर किसी भी ये चिंता किए कि क्या इससे, क्योंकि इससे गर्भपात होने का बहुत ही कम लेकिन खतरा तो होता है। तो हम सिर्फ माता के खून से भी निकाल के डीएनए को और टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ उसमें क्या है, और उसमें मॉलिक्यूलर टेक्निक्स कहलाते हैं जिसके इस्तेमाल से विश्लेषण करके हम पता लगा सकते हैं कि आने वाला बच्चा क्या ये नॉर्मल होगा या उसमें माइनर होगा या मेजर हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर सरिता, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर गर्भस्थ शिशु में खून की कमी पाई जा रही है तो क्या किया जाए और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो मदर को यदि ब्लड का कमी है तभी आप जान पाओगे। मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूशन प्रॉपर पहले जांच करना है, सीधे खून नहीं देना है कि आखिर यदि कमी हो रही है तो क्यों हो रही है जी, और तब हम जांच के अनुसार ही उसको आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कैलाश प्रजापति जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। कैलाश जी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। कैलाश प्रजापति, बालाघाट लखा जिला, उज्जैन मध्य प्रदेश से। जी बताइए। गर्भावस्था में महिला को क्या क्या फल फ्रूट खिलाना चाहिए या? ठीक है, बिल्कुल। उनको लिए खून की कमी ना, उसके लिए खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जी कैलाश जी, आपकी आवाज आपका सवाल हम समझ गए हैं, आइए उसका जवाब देते हैं। डॉक्टर सरिता। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस समय चूँकि हमारा ब्लड का वॉल्यूम एक मदर का बढ़ जाता है, सो रिक्वायरमेंट उनकी जो ज़रूरत होती है वो भी नॉर्मल अवस्था से ज़्यादा हो जाती है। सो ऐसे समय में आयरन, खून का जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें हीम चाहिए हमें, मतलब आयरन चाहिए। सो वैसे फूड, वैसे खान पान जैसे केले हुए
और बीट आते हैं, चुकंदर जिसे बोलते हैं, वैसे हरी सब्जियां, माने साग, पालक साग हो। यदि नॉनवेज है तो सबसे अच्छा है मटन खिलाएं, साग और मटन की सब्जी होती है, क्योंकि हम बाय बर्थ हम कार्निवोरस होते हैं। तो आपको समझनी होगी हमारा इस तरह से बना है शरीर, और एक ब्लड ड्रॉप यदि रहे तो एब्जॉर्प्शन माने वो बॉडी अच्छे से ले सकता है। सो इन खान पान का बहुत ध्यान रखना होता है ऐसे समय में। इसके साथ साथ दवा भी, यदि आपके डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट देंगे टैबलेट फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में देंगे, उन्हें जरूर दें अपनी गर्भवती महिला को। बिल्कुल कैलाश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम आनुवांशिक रक्त विकार थैलेसीमिया के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर इस विषय के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर विजय आपसे जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया से ग्रसित जो लोग होते हैं उनका जीवन किस तरह का होता है, क्या वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं? एकदम सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, केवल थोड़ी सावधानी लेने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इसमें यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो थैलेसीमिया माइनर है या वो इंटरमीडिएट या मेजर हैं। यदि वो माइनर हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ रहें तो लाइफ लॉन्ग कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी मरीज मेजर हैं उनको बराबर खून लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें यही बात की सावधानी रखनी होती है कि जहाँ कोई भी बेहतर सेंटर हो वहाँ पे जब खून ले रहे हों उसका ये पूरा प्रक्रिया को देख लें कि वहाँ पे स्क्रीनिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें खून से फैलने वाले संक्रमण वाली बीमारियां हो सकती हैं, जैसे HIV या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। इन चीज़ों से बचाव वैसे हम स्क्रीन कर रहे हैं ब्लड, लेकिन फिर भी एक खतरा बना होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया और डॉक्टर सरिता ने पहले इस बात की चर्चा की थी कि जब भी खून चढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से शरीर में आयरन की जमाव हो जाता है और आयरन के जमाव होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसको हम आयरन किलेशन थेरापी के द्वारा दूर करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान रखें। और कुछ जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का ध्यान रखें जो एंडोक्राइन में, जिससे कि ग्रोथ का प्रॉब्लम हो रहा है, विकास रुक रहा हो बच्चे का, उसको ध्यान रखें। हड्डियों का ध्यान रखें, डेक्सा स्कैन वगैरह करा के देख लेंगे क्या उसकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल, तो कुछ सावधानियां बरत के सामान्य जीवन व्यतीत किया जा सकता है थैलेसीमिया के साथ भी। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सरिता अब आपसे जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात आपने कही है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसके डोनर का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आप बता रही थी। तो किस तरह से जो डोनर है उसका सिलेक्शन किया जाता है?
ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना। पहला तो डोनर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। क्या हम आम रोज़ की मरा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, डोनर जो सिलेक्शन यदि हम करते हैं तो वो भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है हम कुछ कमी हो जाएगा। जैसे आप किडनी डोनेट करते हो, आपकी एक किडनी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। आप तुरंत में मिलियन सेल्स आपके स्टेम सेल्स बन जाएंगे और आजकल तो आपको ओटी में भी नहीं जाना पड़ता है। सबसे मुख्य बात है, हाँ, डोनर कौन हो सकता है, इस पे गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये HLA का मिलान केवल और केवल 20% ही होता है। सो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जिसमें कि डोनर पूरे HLA मिलान न हो। सो हमने ये अभी हाफ मैच ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, यानी कि हम 50% मैच से भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। लेकिन सावधानी बहुत रखने की ज़रूरत है कि आप अच्छे सेंटर में कराएं जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है प्रोग्राम की भांति। अदरवाइज मैच डोनर सिबलिंग जो होते हैं उसमें का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, 90% सक्सेस रेट भी है, जिसमें कि HLA का मिलान हम भाई और बहन से हो सकता है। यदि यह मिलान में भाई बहन न भी हो तो हम माता पिता से ये ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं और हम धर्मशिला में काफ़ी सक्सेसफुली अभी कर रहे हैं, जो कि बट हालांकि हम क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी पंकज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के सवाल जो ईमेल के जरिए आ रहे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है निशी सिन्हा जी ने पटना से और इनका सवाल है कि मैं जानना चाहती हूँ कि एप्लास्टिक अनीमिया क्या होता है। डॉक्टर विजय। ये निशी ऐसा है, एप्लास्टिक एनीमिया, ए मतलब नो और प्लास्टिक मतलब बनना, यानी जब भी बोन मैरो जहाँ हमारे सारे शरीर के श्वेत रक्त या लाल रक्त या प्लेटेड बन रहे हैं, उनमें यदि तीनों प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो रहा है, उसी अवस्था को हाइपोप्लास्टिक या एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो ये अवस्था ऐसी है जब किसी भी व्यक्ति में अमूमन ये तीनों सेल्स कम जब हो जाते हैं तो हम पहले एक CBC, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब उसकी जांच करते हैं और उसमें एक प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं, वो लाल रक्त कोशिका के पहले वाली कोशिका होती है, और जब उस कोशिका का बनना कम होता है, वो एक तरह से आप समझे निशी कि वो ब्लड से या खून से हम बोन मैरो के अंदर झांक सकते हैं उस सेल के द्वारा। यदि वो कोशिका कम है, इसका मतलब है कि बोन मैरो यानी कि उसके अंदर बनाने की क्षमता कम है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया हम उसी प्रकार से इनिशिएट करते हैं, लेकिन उसके और भी आगे टेस्ट हैं, बोन मैरो भी कर लेते हैं। जब भी ये शक होता है तो पहले हम CBC, उसके बाद फिर बोन मैरो पे उसको देखते हैं, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने यदि बहुत दिनों तक कोई एक्सपोजर हुआ हो किसी भी इंडिजिनस चीज़ का, ऐसा जो नुकसानदायक हो, जो घरेलू आपने नहीं लिया है, बाहर की चीज़ आपको पता नहीं है, ऐसी टॉक्सिन का एक्सपोजर हुआ हो, या कोई दवा हो, या किसी प्रकार के इन्फेक्शन से भी ये हो जाती हैं। तो कारण बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो वर्कअप है वो हम करते हैं कारण के हिसाब से। लेकिन इनिशियल वर्कअप में यही देखते हैं कि क्या खून बन रहा है बोन मैरो के द्वारा या नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल निश्चित जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सरिता आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, लोगों के मन में एक भ्रांति, आशंका ये रहती है कि जो डोनर होता है उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो डोनर होता है क्या उसका स्वास्थ्य से प्रभावित तो नहीं होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आप सबों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे डोनर होते हैं उन्हें कुछ और कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुछ घंटे के लिए, जैसे आप प्लेटलेट डोनेट करते हैं वैसे एक मशीन से लगाव किया जाता है, और 2 कैनुला किए जाते हैं, जिसमें से वो मशीन एक तरफ से आपके ब्लड लेता है और वो स्टेम सेल कलेक्ट कर लेता है 200 से 300 ml बस, और दूसरी हाथ से वो सारे के सारे वो ब्लड आपको फिर वापस कर देता है, सिवाय ये स्टेम सेल जो उसने कलेक्ट किया है। आपको कुछ जस्ट पेन के अलावा, थोड़ी दर्द के अलावा कैनुला साइट में और कुछ नहीं होता है।
कुछ लोगों में बोन मैरो किया जाता है, जैसे यदि हम बच्चों से ट्रांसप्लांट करते हैं सो वैसी अवस्था में हम बोन मैरो कलेक्ट करते हैं। सो उन्हें उन लोगों को ओटी में ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके हम बोन मैरो करके निकालते हैं बोन मैरो, बट उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे वे होश आते हैं, उन्हें एनेस्थीसिया के बाद वे आते हैं एकदम नॉर्मल, खेलने लग जाते हैं और उसी दिन उनका डिस्चार्ज भी हो जाता है हॉस्पिटल से। इवन हॉस्पिटल में भी एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये सारे सेल कुछ ही घंटे में आपके दोबारा बन जाएंगे। और ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो ये बार बार डोनेट भी कर सकता है। सो यह अलग ऑर्गन के डोनेशन से बिल्कुल अलग होता है ये स्टेम सेल। यानी कि जो डोनर है उसे किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है, वो आसानी से न सिर्फ अपने जानने वाले को डोनेट कर सकते हैं बल्कि जैसे कि ब्लड डोनेट किया जाता है ठीक उसी तरह से आप डोनेट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हैं अमीन जी मध्य प्रदेश से। अनिल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी अनिल जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम मेरा सवाल ये है कि हमारी मम्मी को प्लेटलेट गिरने की समस्या है। अच्छा, तो ये अभी 2-3 साल से आ रही है। मतलब प्लेटलेट ऐसे गिरते हैं 5-6 महीने में एक बार गिरते हैं। बोन मेरो और सारी जांच करवा ली, वो सब नॉर्मल आ रही। प्लेटलेट्स कितना रहता है उनको? मैम उनका प्लेटलेट जब गिरता है ना तो 2-4 हजार करता है, वापस बाटल चढ़ते हैं तो 2 दिन में वापस मतलब उसी स्पीड से डबल स्पीड में ज्यादा हो जाता है। जी, और क्या उम्र होगी? जब गिरता है जब 8,000 के आसपास हो जाता है और जब एक दिन हम एडमिट करते हैं तो वापस 50,000 1 लाख के आसपास। जी जी अनिल जी, आपकी माता जी की उम्र क्या होगी? उनकी उम्र 40। जी, 46? चलिए बहुत ज्यादा साफ आवाज नहीं मिल पा रही है, ठीक है। डॉक्टर विजय कुछ सुझाव आपकी तरफ से? जी, ये जो आप बता रहे हैं अनिल जी, इसमें क्या है कि प्लेटलेट कम को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसको हम अमूमन देखते हैं कि ज़्यादातर केसेज में एक आईटीपी बीमारी है जिसको मेगा कैरोसिटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से हम इसकी डायग्नोसिस की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि प्लेटलेट तो बन रहा है लेकिन उसका जो नाश है या विनाश प्लेटलेट का है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं और इस चीज़ को हम डेफिनेटली ट्रीट कर पाते हैं। लेकिन कभी कभार जैसे आप बता रहे हैं कि प्लेटलेट जो गिरने की दर है वो बराबर बनी हुई है, यानी इसको हम क्रॉनिक आईटीपी कई बार इसको नाम देते हैं। मतलब ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या जो प्लेटलेट कम होने की बात है वो लगातार बनी हुई है। तो इसके लिए हमें कुछ और जांचों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे एसएलई है या कुछ और बीमारियां हैं। तो उसको आपको थोड़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसको और भी जांच करानी पड़ सकती हैं। ये केवल बोन मैरो के जांच से संभव नहीं होगा और उसके आधार पर ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो आपके लगातार या परसिस्टेंट जिसको कह रहे हैं कि बराबर बना हुआ है लो प्लेटलेट, उसका कारण क्या है। बिल्कुल, तो अनिल जी उम्मीद करते हैं कि इस सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सरिता आपसे जानना चाहेंगे कि चलते चलते आप उन लोगों को क्या सुझाव देंगे जो थैलेसीमिया से जूझ रहे हैं? किस तरह का खान पान या लाइफस्टाइल उनको रखना चाहिए या कुछ और सुझाव? मैं तो डिपेंड करता है जिस थैलेसीमिया में किसको है, किस उम्र के हैं। यदि वो 10 साल से कम है, 2 से 10 साल तक को हम ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा क्योर करने का ही ऑप्शन देंगे, या उससे ऊपर है तो आप प्रॉपर वे में आयरन का किलेशन करवाएं, आयरन जो निकालने की दवा खाएं, वो अवेलेबल है। प्रॉपर तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूशन कराएं, समय समय पर कराएं। अपना हीमोग्लोबिन कभी भी 10 से नीचे न हो, मिनिमम 9 से तो कम होनी ही नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपके प्रॉपर विकास को जो डॉक्टर देखेंगे। सो इस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और सबसे मुख्य बात है, जब आप ब्लड लें तो इसे फिल्टर द्वारा लें, अदरवाइज धीरे धीरे आपको रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सो वो खतरा भी हो सकता है। सो ये प्रॉपर वे में आप करें तो आप काफ़ी समय तक इसके साथ रह सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर विजय आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आंकड़े भी बताते हैं कि थैलेसीमिया से ग्रसित लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, तो जाहिर तौर पर इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जागरूकता की कमी। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए खासतौर पर सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
बहुत ही बढ़िया सवाल है और मैं दर्शकों को इस बात के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जागरूकता ही है जो हमें थैलेसीमिया से बचाव देगा। जैसे हमने इसको, मैं शुरू से लेकर अंत तक इसका निचोड़ बताऊं तो जैसे हमने बताया था कि स्वास्थ्य कुंडली आप देखें जन्म कुंडली के अलावा, पहली बात। दूसरी बात जो है वो सबसे ज़रूरी है कि यदि गर्भावस्था है तो एंटीनेटल यानी गर्भावस्था के शुरुआती दौर में ही जांच करवाएं कि क्या थैलेसीमिया है या नहीं। तीसरी चीज़ जो जागरूकता आनी ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है इसके लिए हमने, बल्कि मैं एक और बात आपसे बताना चाहूँगा जो बहुत ही जाननी ज़रूरी है कि हम थैलेसीमिया के लिए एक डे मनाते हैं 8 मई को, एक सिकल सेल एनीमिया जो भी आनुवंशिक बीमारी है उसके लिए 19 जून को मनाते हैं। और हमारी भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इसको जुलाई 2023 में एक हमें नेशनल सिकल सेल एनीमिया जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है उसका एक एलिमिनेशन मिशन मोड में शुरू किया है। और जैसे आपको याद होगा भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला नारा दिया था, 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया को यहाँ से हटाना है जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये सारी जागरूकता हमारे आम जनता में जानी चाहिए। और सबसे अंतिम बात, यदि इस किसी भी वजह से थैलेसीमिया हो भी जाता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ज़्यादातर केसेज में जो माइनर हैं, जैसे मैंने बताया, आप आजीवन उसके थोड़ी सावधानियों के साथ रह सकते हैं। जो मेजर भी हैं उसमें डॉक्टर सरिता ने भी बताया और मैं भी बता रहा हूँ कि उनमें जो है ट्रांसफ्यूजन के समय सावधानी रखनी है और क्यूरेटिव जो यदि बन पड़ता है, ट्रांसप्लांटेशन की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो वो ज़रूर कराएं। और सावधानियों के साथ इस बीमारी से आजीवन बड़े आराम से आप इसके साथ रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई डॉक्टर विजय। और डॉक्टर सरिता, आपके कुछ शब्द उनके लिए जो शादी करने की सोच रहे हैं, यानी कि जो नए दंपति होने जा रहे हैं या कि जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, उनके लिए। यह बहुत ज़रूरी है, कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, मैं एक ही सलाह सबों को देती है, अपना हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ज़रूर कराएं। ये HPLC जिसे बोलते हैं, ये काफ़ी मोस्ट ऑफ द लैब में हैं और ये काफ़ी महंगे भी नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये से भी कम में रखते हैं। सो ग्राम में मैं यह बोलूँगी, यदि आप में खुद ऐसे लक्षण हैं और आपको पता है यदि आप माइनर की जीन कैरी कर रहे हैं, सो अपने पार्टनर की जांच जरूर कराएं शादी करने के पहले। जी बिल्कुल, कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं लेकिन उनकी जांच जरूर कराएं, ये बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर विजय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस रोग के प्रति आप खुद भी जागरूक रहेंगे और जागरूकता को बढ़ाएंगे भी। और इस बीच हमारे दर्शकों के लगातार सवाल ईमेल के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं। कोलकाता से पिछले सप्ताह रविंद्र मजुमदार जी ने पूछा है कि उनकी मां को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है। तो वहीं लखनऊ से सुषमा गुप्ता जी की समस्या ये है कि उन्हें कई बार अचानक सीने में दर्द जैसा महसूस होता है। तो बहुत जल्द हम आपकी इन समस्याओं को लेकर विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इस बीच आप भी अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। नोट कर ले ईमेल आईडी है swasthkisanlive@gmail.com। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और अगले सप्ताह होगी मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।